Good evening, all of you. Today, discussing about research questions. बहुत सारे नॉटसेट एग्ज़ाम्स होते हैं या आपके नर्सिंग ट्यूटर के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें रिसर्च रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आज हम समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन। रिसर्च पब्लिकेशन का प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है? रिसर्च पब्लिकेशन का हमेशा प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि हम रिसर्च जब भी करते हैं, हमारा सिर्फ कि हम कोई न्यू फाइंडिंग करें उसके ऊपर, या कुछ नया सर्च करें ना। रिसर्च मतलब दोबारा से कोई सर्च करें। री का मतलब ये होता है दोबारा से। यदि किसी ने पहले से उस टॉपिक पर रिसर्च कर रखी है या उसके ऊपर उसने शोध कर रखा है ना, तो शोध कर रखा था तो उसकी हम दोबारा से उसको कोई लाइकनेस लेके ही हों, या जो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिया है उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये होता है कि हम रिव्यू करना, दोबारा से पुनरावृत्ति उसका व्यू देखना है ना। कोई भी रिसर्च है उसका दोबारा से हमको रिसर्च करना उसके टॉपिक से रिलेटेड है ना। तो वो चीज़ का रिसर्च पब्लिकेशन का मेन क्या होता है, एक मेन पर्पज होता है। दैट्स ऑल। उसमें पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति रिसर्च पब्लिकेशन उसका कोई पर्पज़ नहीं होता, क्योंकि रिसर्च पब्लिकेशन का मेन जो पर्पज़ होता है हमें न्यू फाइंडिंग करने के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे साधन हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, मोबाइल से लैपटॉप वगैरह जो भी चीज़ें हैं, गेमिंग ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं है ना। पर रिसर्च पब्लिकेशन का मेन मुद्दा ये होता है न्यू फाइंडिंग करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन टू शेयर न्यू फाइंडिंग विद द एकेडमिक एंड साइंटिफिक कम्युनिटी, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि हम न्यू फाइंडिंग करने के लिए हमको क्या करना है, रिसर्च पब्लिकेशन करना है, ठीक है। सी ऑप्शन टू इंक्रीज पर्सनल रिकॉग्निशन, नहीं, पर्सनल चीज़ों के लिए आप रिसर्च पब्लिकेशन नहीं करोगे ना, उसमें पैसा और अपना टाइम खर्च नहीं करोगे। पर्सनल चीज़ों के लिए बहुत चीज़ें अपनी खुद की भी कर सकते हैं आप, है ना। तो रिसर्च प्रोडक्ट, अच्छा सेल और परचेज काम तो ये बिजनेस वालों का होता है ना, रिसर्च का थोड़ी ना होता है। खरीद रहे हो, बेच रहे हो, शेयर मार्केटिंग देखा होगा आपने, है ना। तो ये काम हम लोगों का रिसर्च पब्लिकेशन का कोई है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है रिसर्च पब्लिकेशन के जो बेस ये है कि रिसर्च पब्लिकेशन इसलिए किया जाता है कि हम क्या करना है, न्यू फाइंडिंग करें। क्या करें? न्यू फाइंडिंग करें। क्लियर? ओके। तो ऑप्शन इज करेक्ट बी, टू शेयर न्यू फाइंडिंग विद द एकेडमिक एंड साइंटिफिक कम्युनिटी। दैट्स क्लियर? ओके। अब हमारा मुद्दा यहाँ पे ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए प्री रिव्यूड जर्नल। पीयर रिव्यूड जर्नल का मतलब क्या होता है? पीयर माने एक्सपर्ट जो होते हैं, वो जो भी हमने जर्नल्स होते हैं या पब्लिकेशन किया है, उस पब्लिकेशन का क्या करना है हमको, एक्सपर्ट्स क्या करते हैं उनका उसके ऊपर शोध करते हैं कि जो भी किया है वो क्लियर है कि नहीं, सही है कि नहीं, गलत है, वो चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए ब्लॉग मैगनीज आर्टिकल। क्या हम ब्लॉग बना के मैगनीज आर्टिकल्स करके हम क्या नाम है जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं ना। जो एक्सपर्ट होते हैं मैगनीज के द्वारा पीयर रिव्यूड जर्नल नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं होता है। ये स्कॉलरी जर्नल, यस, ये स्कॉलरी जो जर्नल होती है ना, ये क्या होती है, स्कॉलरी जर्नल। मतलब कि पीयर रिव्यूड जर्नल का मेन जो मुद्दा होता है वो होता है, क्या होता है, स्कॉलरी जर्नल होता है, ठीक है। यदि स्कॉलरी जर्नल का मतलब क्या होता है? स्कॉलरी जर्नल्स का मतलब ये होता है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो क्या नाम है, स्कॉलरी हो, बेस्ड हो, है ना। तो जो पीयर हैं मतलब जो क्या हैं, एक्सपर्ट हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना जर्नल कोई पब्लिकेशंस कर रहे हैं तो पूरा जांच पड़ताल करते हैं, वो स्कॉलरी बेस होता है ना, ठीक है। ये न्यूज़ वेबसाइट है ना। सी ऑप्शंस क्या है, ये न्यूज़ वेबसाइट। क्या है? न्यूज़ वेबसाइट से हम क्या पीयर रिव्यूज कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तीसरा डी, मैगनीज आर्टिकल से भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द टिपिकल फर्स्ट स्टेप व्हेन सबमिटिंग ए रिसर्च पेपर फॉर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन सबमिट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, मेन तो क्या होता है? पहला है राइटिंग द कंक्लूजन, है ना। फिर आइडेंटिफाई एंड रिलेवेंट जर्नल फॉर सबमिशन, चूजिंग द टाइटल ऑफ पेपर, या सेंडिंग इज डायरेक्टली टू प्रपोजल। तो डायरेक्टली हम प्रोफेसर को तो नहीं मिल सकते ना, है ना। डायरेक्टली प्रोफेसर को हम नहीं भेजेंगे, हम पहले हमको सबमिट करने के लिए पब्लिकेशंस को, है ना,
पेयर हर एक्सपर्ट से हमको कंसिडर करवाना पड़ेगा कि जो भी हमने जनरल पब्लिकेशन कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है, कहीं लैकनेस तो नहीं है उसमें। हम पूरा कंक्लूजन उसका लेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे उसका, ठीक है, सारी चीज़ चेक करते हैं। तो हमको पूरा उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना, कि जो भी हमने टॉपिक लिया है वो उस टॉपिक से वो जो पब्लिकेशन कर रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट। आइडेंटिफाइड ए रिलीवेंट जर्नल फॉर सबमिशन, दैट्स क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्लेजरिज्म इज एकेडमिक राइटिंग। प्लेजरिज्म का मतलब वो क्या होता है, तो चोरी छुपे, क्या होता है, चोरी करना, चोरी या कॉपी पेस्ट, क्या होता है, क्या होता है, कॉपी पेस्ट। कोई भी आपने जर्नल पब्लिकेशन कर रहे हो आप, उसका क्या नाम है, एक मतलब कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। तो व्हाट इज द राइटिंग द आर्टिकल विदाउट यूजिंग एनी रेफरेंस। क्या ये जो आर्टिकल्स पब्लिकेशन करते हैं बिना किसी रेफरेंस के करते हैं क्या, ना। यूजिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया विदाउट पेपर प्रॉपर एट्रीब्यूशन, मतलब क्या होता है कि प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि हम बिना उसकी कंसर्ट किए हुए हम क्या नाम है एक तरह से रिसर्च पब्लिकेशन करके कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी जो लोग होते हैं वो करते क्या हैं कि जो भी हमने कोई मान चलिए वो करते हैं हम कोई टॉपिक है ये, है ना, अब टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक लिया हमने, है ना, हमने कोई टॉपिक देखा उसमें रिव्यू इसमें, और बिना उसके जिस किसी उसके मतलब कि कंसर्ट के, है ना, और उसी को हमने क्या कर दिया, एडिट किया उसको और कॉपी पेस्ट करके उसको चिपका दिया। वो हमारी क्या हो गई, एक तरह से रिसर्च कर दिया हमने, है ना, चोरी छुपी कर दी, करी कि नहीं करी। उसमें कोई खुद का पर्सनल आइडिया तो है ही नहीं ना, पर्सनल आइडिया नहीं है, परंतु पर्सनल आइडिया के अलावा उसमें जो आइडिया होते हैं वो किसके होते हैं, सेल्फ के साथ साथ उस व्यक्ति के भी होते हैं। पर्सनल आइडिया दूसरे के क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति के क्या नाम है, उसके जो जिसने रिसर्च की है वो उसके ही आइडिया थे पहले, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइटिंग द राइटिंग विदाउट यूजिंग एनी रेफरेंस, बिना रेफरेंस करते हैं क्या, नहीं, रेफरेंस तो है तभी तो हम उसका चोरी छुपे और उसकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, रेफरेंस उसका देखा तभी तो हम उसका कर रहे हैं। तो इज नॉट करेक्ट। यूजिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन, बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए कि जो भी हम क्या नाम है एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं वो क्या नाम है बिना उसकी हेल्प के या बिना उसके क्या नाम है कंसेंट के हम क्या कर रहे हैं, हम एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, है ना, रिसर्च की, समझ में आ रहा है। तो प्लेजरिज्म का मतलब वो होता है एक तरह से कॉपी पेस्ट करना बिना उसकी सलाह के, है ना, फ्रॉड करना, दैट्स क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट दस इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ ए जनरल मेजर। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब ये होता है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है एक तरह से, इम्पैक्ट फैक्टर मतलब प्रभावी, इम्पैक्ट माने प्रभाव, फैक्टर माने कारक। तो इसके जनरल मेजर्स के प्रभावी कारक कौन कौन से होंगे, है ना। तो जनरल मेजर्स के जो प्रभावी कारक क्या 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 होता है, पहला होता है द अमाउंट ऑफ सिटीजेशन इज जनरल आर्टिकल रिसीव, अमाउंट होगा क्या जनरल आर्टिकल्स का रिसीव का, है ना। दूसरा है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश एनुअली, एक साल के अंदर कितने आर्टिकल्स हम पब्लिश करते हैं वो उसका प्रभावी कारक है। अच्छा ये आप बताइए, मैं एक छोटी सी चीज़ पूछ लूँ, यदि उसके कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं, है ना, रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के साथ साथ उस रिसर्च जनरल जो भी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी उसके अंदर ना हो, क्वालिटी जो नहीं है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना, मतलब क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, उसकी आर्टिकल्स पब्लिकेशन एनुअली। अब एक साल के अंदर आप 20 कर दिया आपने, 10 कर दिया आपने, 5 कर दिया आपने पब्लिकेशन और उसकी क्वालिटी नहीं है, तो उससे रिसर्च की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। तो क्वालिटी भी उसकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही है, क्वालिटी भी मैटर क्या कहती है, मैटर रखती है, ठीक है। मान चलिए कोई, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने कोई कॉस्ट लगाया पब्लिकेशन करने के लिए, है ना, अब कॉस्ट लगाया उसकी क्वालिटी आपकी सही नहीं है ना, और क्वांटिटी उसकी ज़्यादा, तो कोई मतलब है ना। मान चलिए मैं जस्ट एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि मान चलिए कोई फिल्म है, क्या है, मान चलिए क्या है, मूवी है। अब मूवी एक साल के अंदर आपने कर दी 10 कर दी है, और वो क्या नाम फ्लॉप हो गई, तो कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अब उनमें से कि मान चलिएगा एक
एक दो क्या नाम है वो, क्या नाम है वो, फ्लॉप की बजाय वो टॉप पे भी पहुंच गई, है ना। अब टॉप पे पहुंच गई तो उसमें 10 में से जो 2 तो पहुंची, तो जो 8 है क्या हुई, उसकी फ्लॉप हुई नहीं हुई है, क्वांटिटी उसकी गिरी कि नहीं गिरी। पिक्चर की अच्छी क्वालिटी होती है, स्क्रिप्ट उसकी अच्छी आती है ना, तो क्या नाम है जो मूवीज़ हैं वो भी अच्छी आती, ज़्यादा नहीं आती, रिव्यूज़ बहुत अच्छे आते, ऑडियंस वो सुनती इन चीज़ के बारे में, है ना। परंतु यहाँ पर यदि यही चीज़ यदि क्या नाम है मान चलिए आप करते खाली 1 साल के अंदर एक मूवी करते, मूवी है मान चलिए मूवी करनी है आपने 1 ईयर में ओनली क्या की एक की है ना, और वो क्या नाम है एक है क्या नाम भैया वो तो तगड़ी चली गई, करोड़ों में चली गई। मान चलिए आपने 30 करोड़ लगाए उसमें एक मूवी में, तो एक मूवी में 30 करोड़ की जगह हमने कमा ली, कितने कमा लिए 500 करोड़ रुपये कमा लिए मूवी के डायरेक्टर ने, तो वो तो भैया उसकी सुपर हिट चली गई ना, क्या चली गई उसकी सुपर हिट चली गई। तो उसके क्या है कि जो मूवी है मूवी की क्या है क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी क्या है नाम है इंक्रीज हुई नहीं हुई, एक मूवी की बंदे ने, और एक ही मूवी क्या हो गई इसकी सुपर डुपर हिट हो गई, है ना। तो उसकी क्या है एक उसकी क्वालिटी हो गई, तो उस डायरेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो उसकी क्या नाम वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो मैटर ये नहीं रखता कि आप 1 साल के अंदर कितनी क्या नाम है आर्टिकल पब्लिश कर दो, मैटर देखता था कि जो भी आपने पब्लिकेशन किया है वो क्या रिलायबल है कि नहीं, उसकी क्वांटिटी है कि नहीं अच्छी है, जो भी आपने उसके लिए क्या नाम है टूल्स यूज़ किया, मेथोडोलॉजी यूज़ की, वो बेहतर है कि नहीं, है ना, वो कुछ काम आ रही नहीं है, कम्युनिटी के साथ में काम आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके कुछ न्यू फाइंडिंग जो की है वो प्रॉपर किए कि नहीं है, कहीं आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया जो भी मैंने बताया था आपको अभी, है ना, क्लियर, ठीक। तो मैटर ये रखता है द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन जनरल, ये आंसर इज करेक्ट। देखिए हम कोई भी इम्पैक्ट फैक्टर, मेन मुद्दा ये होता है यहाँ पर कि जो प्रभावी कारक क्या होता है, प्रभावी कारक ये होता है कि जो हमने पब्लिकेशन कर रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स का हम या जर्नल्स पब्लिकेशन करवा रहे हैं, वो उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट आदमी तभी ज़्यादा लेता है, आप कभी समझिए पैसा ज़्यादा कब लिया जाता है, जितना आप सुना होगा, जितना आप उसमें मीठा करोगे उतना ही ज़्यादा क्या नाम है, मतलब कोई भी जैसे सुना होगा दूध है, दूध में आप जितना शक्कर डालोगे वो उतना ही मीठा होगा, समझ में आ रही। तो कॉस्ट भी इसकी मेजरमेंट रखती है कि आपने जो भी क्या नाम है आपने जिस जनरल पब्लिकेशन करवा रहे हैं वो बहुत अच्छी है कि नहीं, लेवल है उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है, ओके। अब क्या है 6वां क्वेश्चन है, हाउ कैन यू अवॉइड प्लेजरिज्म इन योर रिसर्च पेपर। अच्छा, हम क्या अवॉइड कर सकते हैं प्लेजरिज्म, मतलब वो हमने प्रोग्रेस जो बताया आपको कॉपी पेस्ट की बताया, क्या अवॉइड हम हाउ कैन यू अवॉइड क्या करेंगे रिसर्च पेपर के अंदर। पहला ऑप्शन है यूज ओनली योर ओन आइडिया, खुद के अपने आइडिया होंगे क्या, प्रॉपरली सेट ऑल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया, बिल्कुल हम जो भी क्या नाम है उसमें अवॉइड ये कर सकते हैं प्लेजरिज्म में कि जो भी हमने जो मतलब कि वो लिया है, मान चलिए जो भी क्या नाम है हमने क्या लिया है रिसर्च पेपर में, जो भी हमने क्या नाम है रिसर्च पेपर में अवॉइड क्या करेंगे, अवॉइड हो कम से कम, जैसे कॉपी पेस्ट ना लगे हमको, तो हम उसमें ये करेंगे कि जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं या जो भी रिसर्च पब्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर तरह की हो, प्रॉपर जगह से ली गई हो, प्रॉपर साइट से ली गई हो, है ना, और जहाँ से भी लिए वो एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे कहीं, या तो नहीं कि किसी ने उसने भी बंदे ने जहाँ से लिया भूसाला उसने कॉपी पेस्ट किया हो, तो वो क्या नाम है पब्लिकेशन कोई रिलायबल नहीं होगी, कोई एकेडमिक में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे साइंटिफिक कम्युनिटी हो, उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो प्रॉपर साइट से होनी चाहिए, उसके प्रॉपर एक्सपर्ट होने चाहिए, उसके ऑथर होना चाहिए, प्रॉपर जर्नल्स पब्लिकेशन होना चाहिए उसका, है ना, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो मेन बी ऑप्शन इज आई थिंक करेक्ट कि प्रॉपरली साइट ऑफ ऑल सोर्सेज प्रॉपरली तो जो हमने क्या नाम है जो भी रिसर्च पेपर को पब्लिकेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह से क्या नाम है ली गई, उसका सोर्स ऑफ डाटा है पूरा प्रॉपर साइट से हो, कहाँ से हो, प्रॉपर किसे हो, साइट से होना चाहिए, दैट्स क्लियर, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में जाएगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा है अवॉइड रीडिंग अदर रिसर्च पेपर, क्या हम जो भी रिसर्च पेपर लिया है वो उसको अवॉइड करेंगे नहीं करेंगे, है ना। डी ऑप्शन अवॉइड यूजिंग
एनी सिटीजन एट ऑल, है ना। तो इन ऑप्शन का कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है? ओके। अब हमारा जो मेन मुद्दा ये था, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है इस चीज़ में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि जो भी हमने प्रॉपर क्या नाम है एक तरह से क्या लिया है, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ रिसर्च, है ना, विच सेक्शन ऑफ रिसर्च आर्टिकल शुड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन। रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन करने के लिए आपको जो एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेस, हम जो भी हम प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन करने की जो प्रोसेस है वो किस सेक्शन में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, है ना। तो किस सेक्शन में करेंगे, जो डाटा कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है हम कहाँ पे कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करें या किसी तरह का हम मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं, तब हम क्या नाम है, तभी हम किसी डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे, है ना। पहले हमको इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग हम कर रहे हैं, तो प्लानिंग के साथ साथ हमको क्या देखना है कि जो कौन सा वो मेथड यूज कर रहा है जिसके द्वारा, या कोई भी हम रिसर्च को हमको करना है उस टॉपिक पे, तो वो क्या नाम प्रॉपर तरीके से होगी कि नहीं होगी, किस मेथड के द्वारा कर रहे हैं, जिससे कि क्या नाम है वो अपनी रिसर्च पब्लिकेशन है वो प्रॉपर हो, रिसर्च कंप्लीट हो। दैट्स क्लियर। तो उसका 20 सेक्शन पे रिसर्च आर्टिकल्स शुड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन के लिए मेन जो प्रोसेस होता है वो होता है मेथोडोलॉजी। क्या होता है? मेथोडोलॉजी होती है। बिना मेथड के आप प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन नहीं कर पाओगे। दैट्स क्लियर। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एंड रिसर्च आर्टिकल्स। पर्पज क्या होगा रिसर्च आर्टिकल्स का? पर्पज क्या होगा? टू समराइज द मेथोडोलॉजी, समराइज करेंगे मेथोडोलॉजी का। जो मेथोडोलॉजी में क्या करते थे हम? डाटा कलेक्शन कर रहे थे। क्या करते थे हम? डाटा कलेक्शन कर रहे थे। दूसरा है टू प्रोवाइड ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। आई थिंक ये इज करेक्ट, है ना। क्योंकि क्या करेंगे हम कि कोई भी हमने को मान चलिए हमको क्या करना है, कोई भी पर्पज़ क्या होगा, मेन पर्पज़ क्या होता है रिसर्च आर्टिकल्स का? मेन पर्पज़ ये होता है कि हम जो भी फाइंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी हम फाइंडिंग कर रहे हैं वो हमारा जो पर्पज़ है वो पर्पज़ क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पर्पज़ यदि प्रॉपर होगा, प्रॉपर कब होगा? जब हम उसकी पूरी डिटेलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, है ना। तो एनालिसिस करेंगे, प्रोवाइड ए डिटेल एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। हमने जो रिजल्ट जिसको रिसर्च है, रिसर्च का जो क्या नाम है, कंक्लूजन निकलना, है ना। रिसर्च किस बेस पे कर रहे हैं? रिसर्च हमको जो करने क्योंकि हमको न्यू फाइंडिंग चाहिए। यदि हम उसका पूरा डिटेलिंग एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक हमारी रिसर्च का कोई मतलब नहीं। हमको पूरा स्टेप बाय स्टेप हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। मैन्यूस्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी, है ना। सबमिटिंग करानी पड़ेगी उनको, उसको क्या नाम है, रिसर्च पब्लिकेशंस को कराना ही पड़ेगा। अभी हम बताएंगे आपको। देखो 9वां क्वेश्चन क्या होता रहा है, राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट। पहले हम उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट करेंगे, हमेशा ही मैन्यूस्क्रिप्ट किया जाता है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबमिट द जनरल। जब जनरल्स है उसको सबमिट करेंगे, है ना। क्या कर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका जो 9वां क्वेश्चन है वो 8वें क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये एक तरह से मान चलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना ये। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा पर्पस रिसर्च आर्टिकल्स का मेन मुद्दा ये होता है कि जो भी हम रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिकेशन कर रहे हैं वो डिटेलिंग उसका एनालिसिस होना चाहिए। दैट्स क्लियर। 9वां क्वेश्चन यही कह रहा है, इससे 8वें से रिलेटेड है ये व्हाट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप सबमिटिंग ए पेपर फॉर पब्लिकेशन। पेपर सबमिशन करने के लिए हमारा प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबमिट करने के लिए जो प्रॉपर होता है, जो हम रिसर्च करते हैं, वो हमको एक बार ध्यान में रखिए चीज़ को कि वो होता है राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या होता है? पहले होता है राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट करते हैं, फिर सबमिट कराते हैं जनरल, फिर पीयर जो एक्सपर्ट होते हैं, पीयर मतलब एक्सपर्ट जो होते हैं वो उसका रिव्यू करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ रिसर्च पे। फिर उसका हम जो पीयर एक्सपर्ट भी क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं ना। और रिवीजन करने के बाद जब सब कुछ रिवीजन क्लियर हो जाता है कि प्रॉपर भैया आप सही है, अब उसका क्या कर दो? पब्लिकेशन कर दो। क्या कर दो? रिवीजन कर दिया, है ना। तो मैं आ रहा है तो राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना। मैन्यूस्क्रिप्ट के बाद क्या करेंगे? जर्नल सबमिट करेंगे, और जर्नल सबमिट करने के बाद क्या करेंगे? पीयर जो एक्सपर्ट होंगे वो उस चीज़ का क्या नाम है, एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तभी मैंने यहाँ पे बताया प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस करेंगे, है ना। अब रिवीजन कर लिया, रिसर्च रिवीजन उन्होंने प्रॉपर तरीके से होगा, अब क्या कर देंगे? वो पब्लिकेशन कर देंगे। दैट्स क्लियर। तो आंसर इज करेक्ट, ये है ना। इसको आप ध्यान में रखिए। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमन रीजन फॉर रिसर्च पेपर बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम ए जर्नल। कॉमन कारण क्या होता है जब भी कोई रिसर्च पेपर क्या नाम है रिजेक्ट हो जाता है?
जनरल हम पब्लिकेशन करवा रहे हैं और रिसर्च पेपर क्या हुआ हमारा रिजेक्ट हुआ है, और उसका कारण क्या होता है? कारण क्या होगा? पहला ऑप्शन है द पेपर इज़ टू लॉन्ग। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका जो पेपर है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। द रिसर्च हैज़ नो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस परिकल्पना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वेरिएबल है जो हमने लिया रिसर्च में, जो आपने पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल नॉन वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल, है ना, वेरिएबल नॉन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना, हाइपोथेसिस पढ़ी है आपने, ठीक है। अब जो हाइपोथेसिस हम जो भी हम टॉपिक लिया उसके ऊपर हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि नहीं, सारी चीज़ें तो हम करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या नाम रिसर्च पेपर में हाइपोथेसिस है या नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही है? द टॉपिक इज नॉट रिलेवेंट टू जनरल स्कोप। बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि जो मेन मुद्दा हमारा ये होना चाहिए कि जो भी हम पब्लिकेशंस कर रहे हैं वो उस टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए। क्वेश्चन में बताया था मैंने, आई थिंक क्वेश्चन है नंबर, मैंने बताया था इसी के बारे में आपको कुछ, ये तो उसका मेथोडोलॉजी है, उसके बारे में बताया शायद आई थिंक मैंने कि वो उसके रिलेटेड होना चाहिए। यस, तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द टिपिकल फर्स्ट स्टेप सबमिटिंग रिसर्च पेपर पब्लिकेशन। तीसरा क्वेश्चन का ही ऑप्शन आंसर है कि मैंने बताया था आइडेंटिफाई रिलेवेंट जर्नल पब्लिकेशन, मतलब रिलेवेंट टॉपिक, जर्नल कोई पब्लिकेशन कर रहे हैं हम किसी रिसर्च का, तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। मान चलिए आपने कोई क्वेश्चन किया और क्वेश्चन का आंसर आपने उसके रिलेटेड नहीं दिया तो वो आपकी गलती में होगा ना, बने आप कितना भी उसमें आप लेके उसमें पूछा जा रहा है आपसे क्या नाम है, आपको पूछा जा रहा है वेरिएबल्स के बारे में, आप वेरिएबल्स के बजाय उसमें आंसर दे रहे हो, आप उसका क्या नाम है रिलायबिलिटी का आंसर दे रहे हो, तो क्या मतलब उस चीज़ का, है ना, तो उस रिलेटेड नहीं है ना वो, तो उस रिलेटेड होना चाहिए। पहला मेन मुद्दा होता है रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो हमेशा उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। यदि प्रॉपर उससे रिलेटेड नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। दैट्स क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन 10 में यही कह रहा था जो मेन मुद्दा यही था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन रीजन फॉर रिजेक्ट पेपर। रिजेक्ट पेपर होने का सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि यदि अब हमने जो जनरल पब्लिकेशन किया है वो उसके रिलेटेड नहीं है तो उस चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं। दैट्स क्लियर। ओके, 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट सेक्शन टिपिकल पर्पस। प्रपोजल करने के सबसे पहला जो फर्स्ट सेक्शन क्या होता है हमारा, है ना, प्रपोजल किया हमने रिसर्च पेपर का, उसका फर्स्ट सेक्शन क्या होगा। फर्स्ट सेक्शन होता है प्रपोजल। यदि चलिए कोई प्रपोजल का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक नॉर्मल समझा रहा हूँ। प्रपोजल को मैं मतलब कि उन बच्चों को बता रहा हूँ जो समझिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो लड़की को करने जा रहा है, प्रपोज करने जा रहा है, क्या करना है, प्रपोज। ये वहीं से रिलेटेड है, समझिए इस चीज़ को। मैं जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए, है ना। रिसर्च हुआ नहीं है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, है ना। बस आप उसको रिसर्च को यदि अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको यूज करके चलोगे ना तो रिसर्च बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान चलिए कोई लड़का है, लड़की को प्रपोज करने जा रहा है, ये लड़की को प्रपोज कर रही है, तो वो सबसे पहले क्या देखेगी, सबसे पहले देखेगी कि वो लड़का है, वो जिस व्यक्ति से लड़का है उससे शादी कर रहा है, लड़की से वो प्रपोज करने जा रहा है, वो लड़का कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो आगे नहीं फ्यूचर में हमसे पर बन सकता है नहीं बन सकता है ना, वो उसके घर वाले कैसे हैं, सब कुछ देखते नहीं है। देखिए जब शादी होती है ना, शादी के लिए प्रपोजल जाता है दूसरी पार्टी में, है तो सबसे पहले जो उसके घर वाले सब चीज़ देखते ही नहीं देखते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कर देंगे, खेती बाड़ी कहने भैया हमारे बेटे को खिलाएगा पिलाएगा नहीं पिलाएगा, वो सारी चीज़ देखते नहीं होता। तो यही चीज़ें भैया यहाँ पर रिसर्च में हमको पूरी एक तरह से उसकी समरी लेनी है, उसकी क्या लेनी है, समरी लेनी है उसकी, है ना, कंक्लूजन लेना है उसका। जब हम पूरा समरी उसकी कंक्लूजन ले लेंगे भैया, तब जाके उसकी क्या होती है, शादी होती है। जांच पड़ताल करते नहीं करते शादी से पहले, लड़के के माँ बाप करते ही नहीं करते। तो ये सीन है भैया इसमें भी रिसर्च में, कोई अलग रामायण नहीं है इसमें। क्लियर। डाटा कलेक्शन कर लिया आपने, हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका, मैथोलॉजी मानते हैं आपने, मेथड देखो जो भी आपने रिसर्च किया है उसके डाटा कलेक्शन करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। पर डाटा कलेक्शन से काम नहीं चल जाएगा। डाटा कलेक्शन करने के बाद भी आप उस एक्सपर्ट से चेक करवाओगे नहीं करवाओगे, बजटिंग होना चाहिए बिल्कुल। यदि आपने कोई रिसर्च की है उसका कोई अच्छा नहीं है, मैं भी क्वेश्चन साथ बताया था इसके कॉस्ट रिलेटेड कि कॉस्ट भी प्रपोजल में, रिसर्च प्रपोजल पब्लिकेशन कराने के लिए बजट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ
है ना। बजट मान के चलिए आपका है 2 लाख रुपए का और आपकी रिसर्च हो रही है 5 लाख में, तो कहाँ से भैया आप कर पाओगे रिसर्च को, नहीं कर पाओ। बजट भी इंपॉर्टेंट है, मेथोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, परंतु जब तक उसकी समरी पूरी की नहीं करोगे, होल समरी मान चलिए कि मैंने 1000 पेज का 1000 वर्ड्स की वो है रिसर्च है, 1000 वर्ड्स की क्या है रिसर्च है, 1000 वर्ड की रिसर्च है, उसकी आप 100 से 200 या 300 के आसपास यदि आप उसके 300 वर्ड्स में इसको समराइज नहीं करोगे क्वेश्चन मतलब पूरी उसको रिसर्च को, तो उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव उसकी समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी समरी होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स क्लियर। 12वां क्वेश्चन, इन ए प्रपोजल व्हाट इज द पर्पस ऑफ बजट सेक्शन। बजट सेक्शन का भी मैंने अभी बताया बजट क्यों इंपॉर्टेंट है। बजट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी हम बजट पर्पस मेन मुद्दा ये होता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो कहीं रिसर्च बीच में कहीं फेल नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए। हमारा जो हमने जिस बजट के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, जो भी हम रिसर्च किए, हम उसका बजट मान चलिए 5 लाख का और हमारे पास पैसा 2 लाख का, तो भैया रिसर्च हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, ब्रेक डाउन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। तो मेन व्हाट इज द पर्पस ऑफ बजट सेक्शन, तो बजट सेक्शन का मेन पर्पस ये होता है, इसमें ऑप्शन दे भी रखा होगा, टू डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट गोल। प्रोजेक्ट गोल का भी एक मेन मुद्दा होता है, बिल्कुल सही है, परंतु गोल के साथ साथ टू ब्रेक डाउन कॉस्ट एंड जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर, बिल्कुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मान चलिए कोई एजेंसी है ना, रिसर्च करवा रही है, कोई भी एजेंसी है, एजेंसी आपको रुपए दे रही है, मान चलिए 2 लाख, तो उसको आपको बताना पड़ेगा 2 लाख का प्रॉपर ब्यौरा बताना पड़ेगा, बेटा कि मेरा रिसर्च में इतने रुपए यहाँ पे खर्च हुए, इतने रुपए मेरे यहाँ खर्च हुए, है ना, आपको पूरा बताना पड़ेगा। मेरे इस जगह ये इतने खर्च हुए, टूल्स में खर्च हुए, यहाँ पे इस मेथोलॉजी यूज़ करी, इस चीज़ में इतने रुपए खर्च हुए, मैंने ये पॉपुलेशन यूज किया, उसमें इस जगह पे ये खर्च हुए, है ना। तो सारी चीज़ का ब्यौरा देना पड़ेगा आपको, भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे घर में मान चलिए आप कोई भी काम कर रहे हो, मान चलिए आपके पिताजी से आपने 10,000 रुपये लिखे, तो 10,000 रुपये यदि आप पिताजी से ले रहे हो, तो 10,000 रुपये के यदि आप ले रहे हो पिताजी से, तो 10,000 का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि पापा जी यहाँ पर इतने रुपये यहाँ पर खर्च हुए, इतने रुपये यहाँ पर खर्च हुए, इतने रुपये कहाँ यहाँ पर खर्च हुए। दैट्स क्लियर, समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। तो मेन पर्पज़ क्या होता है बजट का, तो ब्रेक डाउन कॉस्ट एंड जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर, समझ क्लियर। सी ऑप्शन 2, हाईलाइट द क्वालिफिकेशन ऑफ माई टीम, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीम की, है ना, बिना एक्सपर्ट के कोई काम नहीं होता है, ये बात सही है। परंतु हमको जो भी हमने बजट है, बजट का और रिलेटेड बजट का इससे रिलेटेड जब भी है कि यदि एक्सपर्ट के मान चलिए कोई एक्सपर्ट है, एजेंसी ने दी और आप एक्सपर्ट बिल्कुल लोअर का ले रहे हो या हाई लेवल का ले रहे हो एक्सपर्ट, है ना, और मान चलिए उसको आपको रुपए देने हैं, मान के 2 लाख है, 2 लाख में 50,000 रुपये उसको देने हैं, एक्सपर्ट्स को देने हैं पब्लिकेशन करने के, मतलब 50,000 रुपये उसको देने, सॉरी, और आपके पास क्या नाम है बजट है 2 लाख रुपये ये का, तो जस्टिफाई कैसे करोगे उसको, कैसे करोगे बताओ। अब बचा मान चलिए आपको 1.5 लाख रुपये, तो 1.5 लाख रुपये को कहाँ का यूज़ करोगे, उसका बजट का देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडिंग एजेंसी। कौन सा लक्षण नहीं होता फंडिंग एजेंसी का, कोई सा लक्षण नहीं होता। मैं एक चीज़ आपको आज समझाने जा रहा हूँ कि जो भी फंडिंग एजेंसी होती हैं उसका मेन जो लक्षण होते हैं, लक्षण जो मेन होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं आपको, है ना। JRF करोगे, नेट का एग्जाम दोगे, नेट JRF जानते हैं आप, नेट JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो जो भी एजेंसी के थ्रू करोगे या रिसर्च प्रोजेक्ट में जिसमें भी शामिल हो रहे हो, वो इंस्टीट्यूट आपको क्या देता है, स्कॉलरशिप देता है नहीं देता है, किस क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए देता है नहीं देता है। वो यदि स्कॉलरशिप यदि आपको ना दे तो क्या रिसर्च कर पाएंगे आप, हैं, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो उस क्या नाम है एजेंसी का, फंडिंग जो एजेंसी है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। पहला है टू प्रोवाइड ग्रांट एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, बिल्कुल जो लक्षण है बिल्कुल होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स देता नहीं होता है। सेट द स्कोप एंड फोकस ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या नाम है स्कोप देता है कि आप रिसर्च में क्या नाम है फोकस करो, तभी भैया लाख रुपये दे रहा है कोई आदमी, नॉर्मल सी बात है भैया कि उसको दिख रहा है कि भैया इसको रिसर्च करने से हमको इसमें हमको फ़ायदा है, कम्युनिटी में फ़ायदा है इसका है, तभी कोई व्यक्ति क्या नाम है पैसा देता है, ले रही है, स्कोप दिखता है उसे, उसका अपना टारगेट दिखता है, समझ में आ रहा है,
ठीक है। मान चलिए आपने कोई लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया, और बैंक से लोन लिया आपने, और लोन लेने के बाद क्या नाम है, जो वो बैंक बता रहे हैं भैया तुम जब मकान बनवाओगे, लोन लिया आपने 10 लाख का मकान बनवाने के लिए, अब वो भैया एक एक कमरा जब बनवाओगे ना, तो एक एक कमरे का ब्यौरा देखेंगे, भैया एक कमरा बनवाएगा नहीं बनवाया बंदे ने, दूसरा कमरा बनवाएगा नहीं बनवाया इसने, तो पूरा भैया देखते हैं प्रॉपर। वो पैसा वो ऐसे ही नहीं देते तुरंत 10 लाख रुपये दे देंगे, वो क्या नाम है टुकड़ा में देते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू कमरे जो भी कंस्ट्रक्शन करवाओगे डिपेंड करता है। ऐसे यहाँ पर GRF का सिस्टम है रिसर्च में, ठीक है। वो पूरा स्कोप देखेंगे कि इसका क्या नाम है जो रिसर्च कर रहा है इसका कोई फ्यूचर में स्कोप है नहीं कि वैसा सही है, हैं तो धुएं में गाड़ी चल रही है, तो ये सिस्टम है। तो सी ऑप्शन कंडक्ट रिसर्च सेल्फ, हाँ खुद रिसर्च नहीं करवाएंगे, ये कैरेक्टर इसका लक्षण नहीं होता है कि क्या नाम फंडिंग एजेंसी खुद से रिसर्च नहीं करेगी। रिसर्च जो एजेंसी है, फंडिंग जो एजेंसी है, वो सिर्फ पैसा दे सकती है, ग्रांट परमिशन कर सकती है, इसको बता सकती है उसके बारे में, परंतु क्या नाम खुद वो रिसर्च नहीं करेगी। यदि रिसर्च करनी होगी तो तुमको क्यों देंगे भैया पैसा, वो खुद ही कर लेंगे ना। क्लियर? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आई थिंक, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ए टिपिकल टाइप ऑफ फंडिंग प्रोवाइडेड बाय एजेंसी फॉर रिसर्च। टिपिकल टाइप क्या है फंडिंग एजेंसी का फॉर रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, है ना। मैंने अभी बताया क्या क्या बताया था मैंने, देखो उसमें दे रखा है ग्रांट है, फाइनेंशियल रिसोर्स, तो यहाँ पर जब ग्रांट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, फेलोशिप देगी, एंड कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट से बी ऑप्शन में इसलिए पहुँच गया कि इसमें सिर्फ देखो सिर्फ स्कॉलरशिप का ही है, खाली स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए देती है, स्टूडेंट भी हो, जिन सर्विस एजुकेशन वाला कोई एम्प्लॉई हो उसके लिए भी देगी, है ना, फंडिंग एजेंसी, उसका मतलब नहीं है। परंतु यहाँ पर जो देखो ग्रांट दे रही है, फेलोशिप देगी, फाइनेंस सपोर्ट देगी, कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आई थिंक, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन क्रिटिक मेड ड्यूरिंग द पीयर रिव्यू प्रोसेस। मेन कॉमन क्रिटिक क्या होगा एक्सपर्ट का, है ना। पहला द रिसर्च लैक नोवेल्टी और सिग्निफिकेंस, है ना, ये ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है, यस। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द रिसर्च इज टू फोकस्ड ऑन द ऑथर पर्सनल एक्सपीरियंस। रिसर्च जो भी हम कर रहे हैं, रिसर्च जो कर रहे हैं वो ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका कॉमन क्रिटिक है कि नहीं, है ना। पेपर इज टू शॉर्ट, पेपर लंबा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं। मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था शायद आई थिंक आपको, एक उसमें क्वेश्चन था ये 10वां क्वेश्चन बताया था, पेपर इज टू लॉन्ग। कॉमन रीजन नहीं पता ना, कॉमन रीजन फॉर रिसर्च पेपर बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लिकेशन करने का कोई, ये रिजेक्ट करने का कोई मेन मुद्दा ये नहीं होता कि वो पेपर क्या नाम है लंबा है, बड़ा है, ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं, वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो उससे मतलब नहीं, मैटर ये रहता है कि उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंस रखती है ना। तो यही इसका मेन मुद्दा है कि कॉमन क्रिटिक ये होता है जो एक्सपर्ट्स का प्रोसेस करने का, कि उसके अंदर द रिसर्च लैक्स नोवेल्टी और सिग्निफिकेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोवेल्टी एंड क्या होना चाहिए, ओके। तो हमारा मेन कॉमन क्रिटिक क्या था, कॉमन क्रिटिक। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्रिटिक ड्यूरिंग द पीयर रिव्यू प्रोसेस। मतलब कि कॉमन क्रिटिक का मतलब होता है एक तरह से उसकी आलोचना, समीक्षा करना, है ना, कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं कि जो आपने रिसर्च लिया है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, है ना, कोई आपने जो भी लिखी है उसकी पुअर क्वालिटी तो नहीं है, पुअर राइटिंग क्वालिटी तो नहीं है, उसकी ओरिजिनलिटी है कि नहीं, है ना, उसका जो आपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की है तो वो कहीं वीक एविडेंस तो नहीं है, जो मेथोडोलॉजी ली है वो फॉल्स तो नहीं है ना, जो आपने जो टॉपिक्स लिया है वो उसके टॉपिक रिलेवेंट टॉपिक है क्या नहीं। रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च करोगे तो पब्लिकेशन भी करोगे, पब्लिकेशन करोगे तो वो टॉपिक्स क्या नाम है, रिलेवेंट टॉपिक में पीयर रिव्यू, ये उसके कॉमन क्रिटिक होते नहीं होते। तो पहला है द रिसर्च लैक नोवेल्टी और सिग्निफिकेंस। बिल्कुल रिसर्च में जो पीयर एक्सपर्ट होते हैं, पीयर रिव्यूज होते हैं, मतलब एक्सपर्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि कहीं उसके अंदर लैक नोवेल्टी, रिसर्च के अंदर लैक नोवेल्टी और सिग्निफिकेंस तो नहीं है। यदि वो रिसर्च के अंदर यदि वो लैक नोवेल्टी पाई जाती है, इन प्रॉपर स्टडी डिजाइन पाई जाती है, लैक ऑफ क्लियर कंट्रोल पाया जाता है ना, या नॉन
स्टैटिस्टिकल उसके अंदर वैलिडिटी या रिलायबिलिटी पाई जाती है, तो वो क्या नाम है, रिसर्च क्या नाम है, वो प्रॉपर नहीं होती है ना। तो वो कॉमन क्या होते हैं, क्रिटिक होते हैं। और देखिए, जब तक एक मान चलिए कोई व्यक्ति है, व्यक्तियों को जब तक हम आलोचना नहीं कर पाएंगे वो आगे बढ़ेगा। ऐसी तरह रिसर्च का सिस्टम भैया, यदि अच्छी रिसर्च कर रहे हो तो एक्सपर्ट यदि आपको बता रहे हैं कि भैया इसमें ये कमी है ना, तो वो जो रिसर्च कर रहे हो वो रिलायबल होगी, उसकी कोई वैलिडिटी होगी, है ना, नहीं होगी, क्वालिटी होगी, नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो उसका मेन मुद्दा यही है यहाँ पे कि कॉमन क्रिटिक क्या होता है इसका, द रिसर्च लैक नोबल्टी और सिग्निफिकेंस होती है ना। रिसर्च इज टू फोकस्ड ऑन द ऑथर पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर जो रिसर्च ने यदि फोकस कर दिया पर्सनल एक्सपीरियंस पे, उसका भाई यदि फोकस तो करेगा ना, ऑथर जो होगा वो फोकस करेगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो उसका वो क्या नाम है, कॉमन क्रिटिक उसका नहीं हुआ, उसकी आलोचना नहीं हुई, तो उसने तो भैया एक तरह से वो उसने बेस्ट कोशिश की है, बेस्ट फोकस करने की कोशिश किया ऑथर ने, जिससे क्या नाम है आपकी रिसर्च वो अच्छी जाए। द पेपर इज टू शॉर्ट, पेपर इज टू शॉर्ट और टू लॉन्ग का मतलब नहीं है यहाँ पर। पेपर इज टू शॉर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप यदि क्या नाम रिसर्च कर रहे हो वो क्या नाम है, यदि जितना कम होगा वो ज़्यादा उसकी क्या नाम है वैलिडिटी हुई ना। देखो हमको क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी से कोई मैटर नहीं है, तो क्वालिटी अच्छी बोली कम बनाओ। मैं अभी जो बताया था आपको मूवी के बारे में, अभी एक उदाहरण दिया था, 1 साल के अंदर भले ही मूवी बनाओ और बन जाए सुपर डुपर उठ जाए। एक आप मूवी बना रहे हो 1 साल के अंदर 10 मूवी बना रहे हो और फ्लॉप जा रही है भैया, एक से दो मूवी है, एक आध चली गई, हिट चली गई नहीं तो सुपर हिट भी नहीं गई है वो, तो कोई मतलब। तो पेपर भले ही शॉर्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कहने का अर्थ ये, व्यवहार में हम पूछते हैं कि भैया बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जो बड़े बूढ़े बोलते हैं भैया कम बोलो पर अच्छा बोलो। उसी तरह रिसर्च का सिस्टम ये है भैया, कम जो रिसर्च की जो टॉपिक है या टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पेपर साइज है वो बने कम हो, बस उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसकी, समझ आ रही, अप्रोप्रिएट स्टडी डिज़ाइन होनी चाहिए उसकी, समझ में आ रही है, उसमें 1% भी लैकलेस नहीं पाई जाती है चाहिए, स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, समझ में आ रही है। तो उसका कॉमन क्रिटिक का मतलब ये होता है, क्या होता है कॉमन क्रिटिक का, मैं सीधा फंडा बता देता हूँ भैया, कुछ नहीं है कॉमन क्रिटिक, कोई हुआ नहीं। कॉमन क्रिटिक का मतलब होता है एक तरह से आलोचना, क्या है आलोचना, ठीक है, तो ये बात ही है, दैट्स क्लियर। 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पीडियाट्रिक जर्नल। पीडियाट्रिक जर्नल का मतलब क्या होता है, पीडियाट्रिक मतलब वही भैया फ्रॉड एक तरह से, क्या है मैंने अभी बताया आपको, पीडियाट्रिक जर्नल्स का मतलब सीधे फंडा ये है कि जो भी आपने पब्लिकेशन किया है वो फाल्सली पोर्ट्री है ना, और फाल्सली के साथ साथ जो आपने क्या नाम है वो एक तरह से एडिटिंग कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना। तो मेन मुद्दा ये भी कॉपी पेस्ट होता है। अब देखो उसके लक्षण क्या क्या होंगे, अब देखो उसमें ऑप्शन क्या है, दे ऑफर फ्री पब्लिकेशन विदाउट एनी फीस, नो ये इसका लक्षण नहीं है। देखिए यदि कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी एडिटिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो एडिटिंग करने के लिए भी पैसा लेगा बंदा, लेगा नहीं लेगा, तो फीस तो भैया फ्री में नहीं करेगा वो, तो इसका लक्षण नहीं है, ध्यान रखना। तो दे हैव ए रिगरस पीयर रिव्यू प्रोसेस, यस ये इसका ये है कि मतलब जो भी आपने क्या नाम है मतलब क्या नहीं करती है, मतलब कि जो भी आप मतलब कि एक तरह से कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो उसका क्या नाम, दे हैव रिगरस पीयर रिव्यू प्रोसेस, उसके अंदर बिल्कुल भी रिलेटी नहीं पाए, उसको पता भैया पैसा मिल रहा है, सीधी बात है मुझे पब्लिकेशन करना है इसका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फीस लेगा भैया, चार्जेस लेगा वो, वो एक तरह से व्यवहार ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, सब मुझे एडिटिंग करनी भैया, उसको पैसा आ रहा है वो करेगा। तो रिगरस का मतलब यहाँ पर ये होता है, पीयर रिव्यू जो एक्सपर्ट होते हैं वो मतलब अपना रिजल्ट व्यवहार नहीं शो करेंगे, क्लियर। बहुत दूसरा अनरियलिस्टिक इम्पैक्ट फैक्टर, बिल्कुल सही है। इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में अभी जस्ट बताया था मैंने, इम्पैक्ट मतलब प्रभावी कारक, मतलब कि जैसे आपने कोई कॉपी पेस्ट की है कोई चीज़ के बारे में, तो जो इम्पैक्ट फैक्टर मतलब जो प्रभावी हैं, जो प्रभावी कारक हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं होंगे, समझ आ रही है। अब यदि प्रभावशाली नहीं हो तो जो भी आपने रिसर्च किए वो उतने रिलायबल नहीं होगी, रियलिस्टिक नहीं लगेगी, मतलब कि इतनी मतलब क्या कहते हैं रिलायबल नहीं लगेगी वो जितनी लगनी चाहिए, मतलब कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इतना जितना कि आप यदि आप रिसर्च यदि प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वो चीज़ का समझ में आएगा, उसको प्राउड नहीं मानी जाएगी आपने। और यदि मान चलिए आपने कोई रिसर्च ली, दूसरी बंद देख ली, उसमें एडिटिंग नाम फार्म चेंज कर दी और अपना उसमें छाप दिया, भैया रिसर्च हो गई,
तो वो एक तरह से क्या है, प्रॉब्लम मानी जाएगी। समझ में? तो वो अनरियलिस्टिक इम्पैक्ट फैक्टर की तरह शो करेगा, उसका ये लक्षण है इलेक्ट्रिक जर्नल्स का। क्लियर? तो लक्षण क्या है इसका? अनरियलिस्टिक इम्पैक्ट फैक्टर्स का मेन लक्षण है। समझ में आ रहा है? क्लियर। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर ए ब्रीच ऑफ रिसर्च एथिक्स, है ना। ब्रीच ऑफ क्या कंसिडर्ड क्या है ना। ब्रीच का मतलब क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है एक तरह से कि उल्लंघन करना। क्या करना? उल्लंघन करना, सेपरेशन करना, गैपिंग रखना, डिसकंटिन्यूटी करना, है ना। तो हमारा जो ब्रीच का मतलब क्या होता है? गैपिंग, है ना। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी। रिसर्च एथिक्स की डिसकंटिन्यूटी क्या है? यदि कोई आपने रिसर्च एथिक्स है, यदि आपकी जो एथिक्स है वो डिसकंटिन्यू हो गई, उसमें गैपिंग आ गई, कोई क्रैकिंग आ गई, मतलब कि गलत हो गया कुछ या लीक हो गई वो चीज़ें, है ना। तो क्या कंसिडर्ड होगा उसका? तो यूजिंग एकेडमिक डाटा दैट पब्लिशली अवेलेबल, नहीं, जो डाटा है वो यदि कोई क्रैक आ गया, उसमें गैपिंग आ गई, तो भैया वो पब्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। यदि आपने ऑनलाइन दे दिया अपने और वो क्या नाम है, उसको कोई गैप नहीं आए, तो उसको वो ऑनलाइन चेक करेंगे, एक्सपर्ट हैं वो पीयर रिव्यू करेंगे, तो वो ऑनलाइन शो नहीं होगा। इसलिए तो उसे रिपोर्टिंग रिजल्ट ट्रूथफुली एंड एक्यूरेटली, जो भी आप कर रहे हो वो क्या नाम है, ट्रूथफुली नहीं होंगे। आप यदि आपने ऑनलाइन नहीं देखा तो ऑनलाइन यदि वो मान लीजिए कोई मार्कशीट है, आपने कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, वो मार्कशीट लिया है बंदा गलत, मतलब कि फ्रॉड से बनवा ली, डुप्लीकेट बनवा ली, और वो ऑनलाइन उसने मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किया। अब वहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो तो ऑनलाइन चेक करेंगे, ऑनलाइन पता लग रहा है कि नाम है उसका, तो जो डुप्लीकेट बनवा के लाया है उसका तो कोई मतलब महत्व भी नहीं है, तो सही होगी नहीं होगी, तो मतलब दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। फिर फैब्रिकेटिंग एंड फाल्सिफिकेटिंग रिसर्च डाटा, बिल्कुल यही है। फैब्रिकेटिंग एंड फाल्सिफिकेटिंग रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो भी आप डाटा लेके आ रहे हो वो कैसा होगा? गलत होगा, फाल्स होगा। समझ में आ रहा है? फैब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है? एक तरह से वो घटना होगा जो आपने कल्पनाओं से बनाया होगा, वो एडिटिंग करके बनाया होगा, आपने जालसाजी करी होगी। क्या करी होगी आपने? फैब्रिकेटिंग का मतलब होता है क्या करना? जालसाजी। क्या करी होगी आपने? जालसाजी करी होगी आपने, जालसाजी करके आपने एडिटिंग कॉपी पेस्ट किया होगा, तब वो क्या नाम है, रिसर्च को आपने पब्लिकेशन करवाया हुआ। और रिसर्च पब्लिकेशन करवा तो ऑनलाइन मिलेगा नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं रिसर्च का। समझ में आ रही है? उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर इज करेक्ट है, क्या है कंसिडर्ड क्या होगा? बिल्कुल सही बात क्या है ब्रीच ऑफ रिसर्च एथिक्स का, कि वो फैब्रिकेटिंग होगा, जालसाजी होगी और गलत होगा। समझ में आ रही है? उसमें ना कोई ट्रांसपेरेंसी होगी, ना बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और जो भी डाटा को उसको ऑनलाइन भी आप चेक नहीं कर सकते हो। अब 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द कॉमन रीजन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट रिजेक्शन? मैन्यूस्क्रिप्ट रिजेक्शन के कॉमन कारण क्या होंगे, है ना? तो मेन कारण होते हैं पुअर राइटिंग। बहुत सही है। इसकी जो यदि कोई भी हम मूवी बना रहे हैं और उसकी क्या नाम है, अच्छी तरह से क्या नाम है, मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं गया, उसको हमने पहले से उसकी स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है लेखन, मतलब कि जो भी आप चीज़ बनवा रहे हो, मतलब कि जो जैसे मूवी है, मूवी भी हम क्या नाम है, मूवी की स्टोरी होती है, कहानी होती है, होती नहीं होती है, तो वो कहानी है, उस कहानी के बारे में यदि आपको पहले से पता नहीं होगा तो और आप फिल्म बना रहे हो तो वो मतलब कि सुपर हिट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। प्रॉपर उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे मूवी बने। उसकी पहले कहानी पढ़ेगा, हीरोइन कहानी पढ़ेंगे, डायरेक्टर उसका कहानी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तब भी जाके वो क्या नाम है, मूवी बनाना स्टार्ट हुआ। उस तरह रिसर्च में सिस्टम भैया, है ना। यदि उसकी प्रॉपर राइटिंग नहीं होगी, उसकी ओरिजिनलिटी नहीं होगी, और उसका मेथड ढंग से यूज नहीं करेंगे, तो क्या नाम है, जो रिजेक्शन, जो स्क्रिप्ट है, वो कहानी है, उसका रिजेक्ट होगी नहीं होगी? बिल्कुल रिजेक्ट होगी। इसी तरह रिसर्च में सिस्टम भैया, राइटिंग अच्छे से नहीं होगी, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी होगी, है ना। तो इसके तीनों ही हैं, पुअर राइटिंग भी होगी, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी होगी, मेथड यदि ये गलत है तो वो क्या नाम है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। दैट्स क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल द अबव। 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट टाइप ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन? पब्लिकेशंस का कौन सा टाइप नहीं होता? तो टाइप कौन सा नहीं होता है? टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, होते नहीं होते? कॉन्फ्रेंस में जाके काफ़ी लोग कॉन्फ्रेंस में जाके अपने जो जर्नल्स पब्लिकेशंस करते हैं नहीं करते हैं, है ना, थीसिस बनाते नहीं बनाते, परंतु वो सोशल मीडिया में, देखो ऑप्शन कह रहा है सोशल मीडिया पोस्ट, तो सोशल मीडिया में उसको क्या नहीं करते, पब्लिकेशन नहीं करते। वो पब्लिकेशन कहाँ करते हैं? पब्लिकेशन करते हैं, मेन करते हैं जर्नल्स के अंदर,
कॉन्फ्रेंस के अंदर, थीसिस के अंदर आपने TNI का नाम सुना होगा, नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना। तो TNI की क्या नाम, हर महीने पब्लिकेशंस की आती नहीं आती, आर्टिकल्स पब्लिकेशन होता नहीं होता है। उसी तरह क्या नाम है उसको, कॉन्फ्रेंस होते नहीं होते उसके। तो कॉन्फ्रेंस लिए होते हैं कि भैया कोई भी रिसर्च किसी व्यक्ति ने किया है तो वो कॉन्फ्रेंस में अपना दिखाएगा, पब्लिकेशंस करेगा, वो चीज़ है। क्लियर। सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से कोई भी जनरल पब्लिकेशन नहीं होगा, दैट्स क्लियर, सीधी बात है। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च। प्राइमरी सोर्स क्या होगा, प्राइमरी सोर्स मतलब जर्नल्स होते हैं। रिसर्च करने का जो प्राइमरी जो डाटा मिलता है हमको, कहाँ से मिलता है, वो प्राइमरी डाटा हमको जो मिलता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च का क्या होता है, वो एक तरह से जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। दैट्स क्लियर, समझ में आ रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं होगी। रिव्यू ऑफ आर्टिकल, यस, ये रिव्यू जो होते हैं, रिव्यू ऑफ आर्टिकल्स हैं, वो क्या हैं, जर्नल्स क्या हैं अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ क्या है, रिसर्च के सोर्सेस हैं, किसके, रिसर्च के। प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च क्या है, रिव्यू ऑफ आर्टिकल। दैट्स क्लियर। तो आज के भी जो 20 क्वेश्चन थे, आई थिंक आपको समझ में आएंगे। कोई क्वेरी हो रिसर्च रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। राधे राधे। तो आपके स्कोर आप